नमस्कार दोस्तों, स्टडी ट्रायंगल में मैं साकिब मलिक आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम साइंस जीके से संबंधित टॉप 20 प्रश्नों को पढ़ेंगे, जिसमें हमने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है, जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न आप लोगों के सामने आप देख सकते हैं, आंसुओं या टीयर्स में कौन सा पदार्थ घुला रहता है। आपके ऑप्शन है सामान्य नमक, समुद्र, स्टार्च या फिर ग्लूकोज। तो बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। अगर हम आंसुओं की बात करते हैं तो सामान्य नमक हमारे आंसुओं में घुला रहता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने है, प्रश्न नंबर 2। लोहे पर जंग या रस्ट लगती है, वो किसके कारण लगती है, आप लोगों को इस प्रश्न में बताना है। दोस्तों, आपको क्लास के अंत तक जरूर बने रहना है और आपके बीच में से कितने प्रश्न सही हो पा रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख कर भी बताना है। तो आपके ऑप्शन है फेरिक ऑक्साइड से, जल योजित फेरस तथा फेरिक ऑक्साइड से, क्षारकीय फेरस एवं फेरिक कार्बोनेट से, या फिर उपयुक्त सभी के कारण। तो दोस्तों, लोहे पर जो जंग लगता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से लोहे पर जंग लगता है, तो वह किस कारण लगता है, इन सभी कारणों से लगता है। ये आपको याद कर लेना है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, यहाँ पर प्रश्न नंबर 3। इंसुलिन, यहाँ जी हाँ दोस्तों, इंसुलिन की खोज किसने की थी। आपके ऑप्शन है बेंटिंग ने, डोमेक ने, रोनाल्ड रोस ने, या फिर हॉर्वे ने। तो इंसुलिन की अगर खोज की बात करते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं इंसुलिन, मैं फोटो आपके सामने लाया हूँ जिससे आपको याद करने में आसानी हो। तो दोस्तों, इस प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा बेंटिंग ने इंसुलिन की खोज की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, प्रश्न नंबर 4। वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, जो वनस्पति तेलों से वनस्पति घी बनता है वो किस प्रकार से बनाया जाता है। आपके ऑप्शन है उष्मा उपचार या हीट ट्रीटमेंट से, हाइड्रोजनीकरण से, ऑक्सीजन के द्वारा, या एंजाइमों के द्वारा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजनीकरण के द्वारा वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है। आपके ऑप्शन है जस्ता, स्टील, सीसा या फिर एल्यूमिनियम। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सीसा जो है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। सीसा एक मिश्र धातु है। आप यहाँ पर शीशे के फोटो भी देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न नंबर 6 आप लोगों के सामने, निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस या फ्यूल गैस नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को इस प्रश्न में बताना है कि ऐसी कौन सी गैस है जो फ्यूल गैस नहीं है, जो हमको ईंधन के रूप में प्राप्त नहीं होती है। तो आपके ऑप्शन है भाप अंगार गैस, या जिसको हम वाटर गैस भी बोलते हैं, प्रोड्यूसर गैस, हॉस गैस, या जिसको हम लाफिंग गैस बोलते हैं, या फिर मार्स गैस। तो दोस्तों, इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा हॉस गैस या लाफिंग गैस, या इसको हम हंसाने वाली गैस भी बोलते हैं, जिसका नाम नाइट्रस ऑक्साइड है। इसको हम NO2 के रूप में लिख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, प्रश्न नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कौन सा तत्व है जो प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है ऑक्सीजन में जलने के बाद। आपके ऑप्शन है फास्फोरस, सोडियम, लोहा या फिर गंधक। तो दोस्तों, इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम ऐसा तत्व है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, प्रश्न नंबर 8। फैदम है। जी हाँ दोस्तों, फैदम क्या है आप लोगों को बताना है। आपके ऑप्शन है एक मछली होती है, एक पौधे का नाम है, एक बर्तन को कहते हैं, या फिर एक मेजर है या माप है। तो बताइए इस प्रश्न का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। अगर हम फैदम की बात करते हैं तो ये एक मेज़र है, यह एक माप है जो कि समुद्र की गहराई को मापने के लिए प्रयोग की जाती है। जी हाँ दोस्तों, फैदोमीटर आप सभी लोगों ने सुना भी होगा कि फैदोमीटर जो समुद्र की गहराई है उसको एक अल्ट्रावायलेट किरणों के द्वारा मापते हैं, तो इसको हम फैदम बोलते हैं। इसको फैदम में मापा जाता है समुद्र की गहराई को। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न नंबर 9। रिचर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है। अगर रिचर स्केल की बात करते हैं तो ये अर्थक्वेक को नापने में प्रयोग होता है, या भूकंप की तीव्रता को नापने में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 10 आप लोगों के सामने, डायनामाइट। जी हाँ दोस्तों, जो डायनामाइट जिसको हम बारूद भी बोल देते हैं अपनी सामान्य भाषा में, तो डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है। आपके ऑप्शन है आइंस्टाइन, न्यूटन, अल्फ्रेड नोबल या फिर मैडम क्यूरी। तो दोस्तों, इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं अल्फ्रेड नोबल जी का फोटो आप लोगों के सामने है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न नंबर 11 आप लोगों के सामने, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जी हाँ दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस, आप यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र देख सकते हैं CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O। तो दोस्तों, इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस को किस चीज़ से प्राप्त किया जाता है आप लोगों को बताना है। आपके ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट से, जिप्सम से, यूरिया से, या फिर कार्बन से। इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम POP भी बोल देते हैं, POP या प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 12। चिकित्सा एवं युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं
चिकित्सा में और युद्धों में उपयोग करने के लिए जो लेज़र किरणें हैं या जिसको हम लेज़र बीम बोलते हैं, जैसा कि आप सभी लोग ने देखा भी होगा, चिकित्सा में ऑपरेशन लेज़र बीम के द्वारा या लेज़र के द्वारा किया जा रहा है और युद्ध में भी इसका उपयोग किया जा रहा है। तो इसके नवीनतम खोज के लिए ये किरणें हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, प्रश्न नंबर 13। राडार में किस प्रकार की तरंगें होती हैं? अगर राडार की बात करते हैं तो इसमें विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं। ये इस प्रकार से देख सकते हैं आप, रेड कलर में ये विद्युत क्षेत्र है और ये चुम्बकीय क्षेत्र है। तो ये इस प्रकार से कुछ विद्युत चुम्बकीय तरंगें चलती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, राडार में विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, प्रश्न नंबर 14। दोस्तों, आपको अगर प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो हमारी वीडियो को शेयर जरूर करना है। तो आपका प्रश्न है, आकाश के नीले दिखने का मुख्य कारण क्या है? या आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है, आप लोगों को बताना है। आपके ऑप्शन है, सूर्य की रोशनी नीली होती है। ऑप्शन नंबर बी है, वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन। ऑप्शन नंबर सी है, प्रकाश का परावर्तन या फिर प्रकाश का अपवर्तन। तो दोस्तों, इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा, वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों के द्वारा जो सौर किरणें होती हैं उसका प्रकीर्णन होता है। इस प्रकार से हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 15। सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है? छूकर, जलाकर, NaOH से क्रिया कराकर या फिर HSO से क्रिया कराकर। तो दोस्तों, इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा, जलाकर सूती और ऊनी वस्त्रों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, प्रश्न नंबर 16। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उनका गलनांक क्या हो जाएगा? जी हाँ दोस्तों, अगर हम बर्फ का प्रेशर बढ़ा दें तो क्या पोजीशन होगी बर्फ़ की? आपके ऑप्शन है, उसका जो गलनांक होगा घट जाएगा या फिर बढ़ जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा या फिर शून्य हो जाएगा। तो दोस्तों, बर्फ़ पर प्रेशर बढ़ाने से जो बर्फ़ का गलनांक होता है वह घट जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, प्रश्न नंबर 17। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? गर्मियों में दोस्तों सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? आपके ऑप्शन है, उष्मा के बुरे अवशोषक हैं, सस्ते होते हैं, आकर्षक होते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये उष्मा के अवशोषक होते हैं। जो उष्मा होती है, जो हीट होती है, उसको ये जल्दी अवशोषित कर लेते हैं, इसलिए गर्मियों में सफ़ेद कपड़े अधिक पहने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न नंबर 18। निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, जो गलत ऑप्शन है आप लोगों को वो सिलेक्ट करना है। आपके ऑप्शन है, लोहा पानी में डूब जाता है, लकड़ी पानी पर तैरती है, ये भी सही है, ये भी सही है, पारा पानी पर तैरता है या पारे में लोहा तैरता है। तो दोस्तों बताइए, इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पारा पानी पर नहीं तैर सकता क्योंकि लोहे से अधिक घनत्व होता है पारे का। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा प्रश्न नंबर 19। संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? आपके ऑप्शन है डी, ए, सी या फिर बी। तो दोस्तों, विटामिन सी संतरे में सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, प्रश्न नंबर 20, जो कि आज का आपका आखिरी प्रश्न है। चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है। जी हाँ दोस्तों, चमगादड़ जो हैं वो अंधेरे में भी किस सहायता से उड़ सकते हैं, आप लोगों को बताना है। अल्ट्रावायलेट वेव से, अल्ट्रासोनिक वेव से, रेडिएशन से या फिर स्पेशल रेटिना से। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर आपको पता हो तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना है। मैंने आपको जो चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं चित्र के माध्यम से उसका कारण भी समझा दिया है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना है और समझ में ना आया हो वो भी बताना है। तो दोस्तों, आपको क्लास कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना है। हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे आने वाले भविष्य में हम बेहतर तैयारी कर पाएँ आप लोगों के एग्ज़ाम की। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।